आज हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है, इसका पहला पड़ाव क्या था और किस तरीके से यूरोप को देखते देखते बाकी अदर जो कॉन्टिनेंट है वहां पर जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उन्होंने अपने यहाँ के डिफरेंट मोनार्कियल रूल को हटाया, कॉलोनियल रूल को हटाया और पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को लेकर आए। तो चलो क्या करते हैं, शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। अब यहां पर अगर हम बात करें किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो उसके पीछे एक बड़ा रीजन रहता है। यहां पर अगर हम ध्यान दें इस चैप्टर में हमें एक आर्टिस्ट के बारे में बताया जाता है जिनका नाम क्या है, फेडरिक सीरो। अब ये फेडरिक सीरो क्या करते हैं, 1848 में प्रिपेयर करते हैं सीरीज ऑफ 4 प्रिंट। वहां पर वो इन 4 प्रिंट में बताते हैं कि किस तरीके से जो हमारा वर्ल्ड ऑर्डर है वो आने वाले समय में बदलने वाला है और सारे लोग क्या करने वाले हैं, सारे लोग क्या करने वाले हैं, मोनार्कियल और डिक्टेटोरियल रूल को छोड़कर अपनी कंट्री को लिबर्टी दिलाने वाले हैं, फ्रीडम दिलाने वाले हैं, इक्वालिटी की बात करने वाले हैं, फ्रीडम की बात करने वाले हैं और डेमोक्रेटिक रूल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही में अगर हम बात करें अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं उन्होंने अपनी कंट्रीज की बाउंड्री को क्या कर लिया है, देख लिया है और अगर हम बात करें अपने फ्लैग को, अपने नेशनल सॉन्ग को डिसाइड कर लिया है। तो यहाँ पर जो फेडरिक सीरो थे वो एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, आने वाले वर्ल्ड को विजुअलाइज किया था। तो इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनकी सोच के कारण काफी सारे लोग क्या करते हैं, अपनी थिंकिंग को चेंज करते हैं और वर्ल्ड को डेमोक्रेटिक रूल की ओर ले आते हैं। अगर हम यहाँ ध्यान दें, द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग लाइन एंड पेइंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अगर आप ध्यान दें यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे जा रहे हैं। ये जो लोग हैं ये अमेरिका के हैं और यूरोप के हैं। ये बोल रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं, पूरी तरीके से जो मोनार्कियल रूल है उसे खत्म कर कर एक डेमोक्रेटिक रूल की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां पर जो गवर्नमेंट रहेगी बाय कंसेंट रहने वाली है। अब यहाँ पर इस चीज की जो शुरुआत है वो कहां से होती है, लोगों ने किस तरीके से विजुअलाइज किया कि हम अपने वर्ल्ड में क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी ला सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आप कोई भी काम करते हैं तो आपने देखा होगा पहले कोई पर्टिकुलर व्यक्ति क्या कर चुका है, उस काम को कर चुका है या नहीं कर चुका। जैसे अगर हम ध्यान दें, आपको क्या करना है, एक बड़ा क्रिकेटर बनना है तो आप ध्यान देते हैं वहां पर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, ये डिफरेंट प्लेयर्स हैं जो कि क्या कर चुके हैं, उस पड़ाव को अचीव कर चुके हैं। आप क्या करना चाहते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो आपने देखा होगा आपसे पहले काफी सारे लोग वहां पर बन चुके हैं। तो हम देखते हैं कि पहले वर्ल्ड में किसी ने उस काम को किया है या नहीं। तो हमेशा वर्ल्ड में एक कंट्री है जो सबसे ज्यादा आगे रही है जिसका नाम क्या है, फ्रांस। अब यहाँ पर फ्रांस क्या करती है, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन करती है और फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो इंपैक्ट है वो हमें ऑल ओवर यूरोप, सिर्फ यूरोप पर नहीं, यूरोप के अलावा वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर हम ध्यान दें, इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री। पूरे हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद ही लोगों ने रियलाइज किया कि हम मोनार्कियल रूल को हटा सकते हैं। और अगर हम बात करें, ये क्या करता है, ना सिर्फ एक ह्यूज सेटबैक देता है मोनार्की को, बट साथ ही में अगर हम बात करें पहला क्लियर एक्सप्रेशन देता है कि हमें वर्ल्ड में क्या करना है, नेशनलिज्म को लेकर आना है, एक पैट्रियटिज्म को लेकर आना है और अपनी कंट्री को क्या करना है, मोनार्कियल रूल से निकाल लेना है, गवर्नमेंट बाय कंसेंट लेकर आना है। बट अगर हम बात करें, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो जो रेवोल्यूशनरीज रहते हैं वो कुछ मेजर्स इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी कंट्री में डेमोक्रेसी हमेशा बनी रहे और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसे सेटअप किया जा सके। द आइडियाज ऑफ ला पात्रे एंड ले सिटी, और उन्होंने लोगों को एक साथ रखने के लिए फादरलैंड वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए। जैसे अगर हम बात करें हमारे भारत में हम सभी को क्या बोलते हैं, हम भारतीय हैं, हम क्या बोलते हैं, भारतीय हैं। तो ये हमारी क्या है, मातृभूमि है। सिमिलर उसी प्रकार से उन्होंने फ्रांस की जो जमीन थी उसे फादरलैंड बोला और अपने आप को फ्रेंच सिटीजन कहा। द स्टेट जनरल वॉज रिनेम्ड द नेशनल असेंबली। जो थर्ड स्टेट के स्टेट जनरल थे उन्हें क्या करा गया, नेशनल असेंबली का दर्जा दिया गया क्योंकि उनकी कंट्री में जो सबसे ज्यादा लोग थे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी वो थर्ड स्टेट की थी, जिसके कारण अगर हम बात करें वहां पर
पर जो पर्टिकुलर असेंबली होने वाली थी, जो मोनार्क को बताने वाली थी कि आपको ये स्टेप लेना है, वो कौन बताने वाली थी? नेशनल असेंबली। द न्यू फ्रेंच फ्लैग रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। और अगर आप बात करें जो बर्बन किंग का फ्लैग था और अगर हम बात करें बर्बन डायनेस्टी का फ्लैग था, उसे क्या कर दिया जाता है? इस फ्रांस के फ्लैग से रिप्लेस कर दिया जाता है ताकि लोगों को क्या करा जा सके? इस फ्लैग के अंडर में रखा जा सके। और अगर हम बात करें द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेंट्रलाइज। आपने देखा कि वहां पर फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद वहां के लोग रियलाइज कर लेते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा? अपने सिस्टम को सेंट्रलाइज करना पड़ेगा ताकि बीच में किसी भी तरीके के जो बिचौलिए लोग रहते हैं, जो कि क्या करते हैं? बीच में आपसे पैसे ठगने की कोशिश करते हैं, उनसे पैसा बचाया जा सके और गवर्नमेंट तक करेक्ट ऑर्डर में पहुंचाया जा सके। द फ्रेंच लैंग्वेज वाज मेड द कॉमन लैंग्वेज। और फ्रांस भाषा को क्या बनाया गया? उनकी देश की एक नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। तो हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण पूरे वर्ल्ड में एक क्या आता है? सेटबैक आता है। मोनार्की को क्या करना पड़ता है? हटना पड़ता है। और वहां पर लोगों को रियलाइज हो जाता है कि हम गवर्नमेंट बाय कंसेंट बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रख सकते हैं और सारे लोगों को एक साथ रखने के लिए वहां पर हम एक फ्लैग बना सकते हैं। इसके अलावा एक सिटीजन जैसी बातें कह सकते हैं, मातृभूमि बना सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप अपने आप को भारतीय कहते हैं तो आप बहुत ज्यादा गौरवान्वित हो जाते हैं। 15 अगस्त के दिन जब नेशनल सॉन्ग चलते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है कि हम बंदूक लेकर खड़े हो जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे? किसी भी पाकिस्तानी को या किसी भी अदर कंट्री जो कि क्या करती है? भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती है, उसे मारकर हटा सकते। तो हम देखते हैं कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो हमारे अंदर ब्लड के अंदर एक रश प्रोवाइड करते हैं, एड्रेनालाइन रिलीज करते हैं, जिसके कारण हम देश के लिए कुछ भी करने को, मरने मिटने को क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। आप जल्दी से क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब 1789 में भले ही फ्रांस में क्या आ गया हो? एक रेवोल्यूशन आ गया, बट अगर हम बात करें 1792 आते आते तक उनकी जो कंट्री थी वो क्या नहीं कर पा रही थी? अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रही थी। उसी दौर में ये बड़े भाई साहब आ जाते हैं, इनका नाम क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट क्या करते हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान में अपने आप को क्या करते हैं? पूरे फ्रांस के सामने एक पर्टिकुलर ऐसा नेता साबित करते हैं कि अगर मैं पावर में आ जाता हूं तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क नहीं कर पा रहा है, मैं वो सारी चीजें कर पाऊंगा। अब ऐसा ये क्या करते हैं? द राइज ऑफ नेपोलियन मार्क द राइज ऑफ मोनार्की इन फ्रांस। वापस से 1804 जैसे ही आता है, जो नेपोलियन भाई साहब रहते हैं ये क्या करते हैं? अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं एज फ्रांस मोनार्क। और अगर हम बात करें जब ये आते हैं तो ये अपने साथ क्या लेकर आते हैं? नेपोलियनिक कोड लेकर आते। क्या लेकर आते हैं? नेपोलियनिक कोड लेकर आते हैं, जिसको एग्जाम में सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता है। अब इनके जो नेपोलियनिक कोड थे उसमें कुछ अच्छी बातें थी, जैसे अगर हम बात करें द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल, सारे लोग कैसे रहने वाले हैं? एक समान रहने वाले हैं। और अगर हम बात करें राइट टू प्रॉपर्टी सभी के पास रहने वाली है, जहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आए थे 1789 के बाद, उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी सिर्फ एक्टिव सिटीजन को दी थी, बट नेपोलियनिक कोड आते ही वो सारी जो चीजें रहती हैं वो सभी को प्रोवाइड कर दी जाती है। बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस थे उनको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। सोसाइटी में हर प्रकार के लोगों को एक बराबर बना दिया जाता है। तो यहां पर तो हमें ऐसा लग रहा है कि इन भाई साहब ने जो फ्रांस में किया वो तो बहुत ज्यादा अच्छा किया, ये राइट टू इक्वालिटी लेकर आए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क नहीं ला पाया था। और अगर हम बात करें बाय बर्थ प्रिविलेजेस को हटा दिया। बट अगर हम बात करें हमें क्या देखने को मिलता है? इन टाउन्स रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन गिल्ड्स वर रिमूव्ड। अब इन्होंने क्या करा? टाउन्स के अंदर पहले बंधुआ मजदूर की तरह जो आप काम करवा लेते थे, जो एरिस्टोक्रेट और क्लर्जी लोग रहा करते थे, बगैर पे किए अपना काम करवाते थे, उन सारी चीजों को क्या कर दिया जाता है? स्टॉप कर दिया जाता है। इनके अंडर में जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, उसको बहुत ज्यादा बेहतर बनाया जाता है। बट अगर हम बात करें 1815 आते आते तक फ्रांस और अगर हम बात करें आसपास की कंट्री जहां पर नेपोलियन ने क्या किया था? अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था, वहां के लोग रियलाइज कर लेते हैं कि ये जो नेपोलियन है ये भले ही हमें क्या कर रहा था? स्टार्टिंग में बोल रहा था कि मैं अपनी कंट्री को क्या करने वाला हूं? इंप्रूव करने वाला हूं। एक्चुअल टर्म्स में ये वैसा कुछ भी काम नहीं करता है, जिसके कारण वहां पर जो लोग हैं वो क्या कर जाते हैं? जो नेपोलियन रहते हैं इनके अगेंस्ट में
में आ जाते हैं। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखकर, वर्ल्ड में जो पर्टिकुलर मोनार्कियल कंट्रीज थी वो एक साथ आती है और वाटरलू के बैटल में 1815 में नेपोलियन को हरा देती है। जैसे ही नेपोलियन को हराया जाता है वैसे ही वापस से पूरे के पूरे यूरोप में जो कंजर्वेटिव पावर थी उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। और अगर हम बात करें मोनार्की को, ना सिर्फ फ्रांस में और उन कंट्रीज में जहां पर बहुत तेजी से लिबरलिज्म और नेशनलिज्म बढ़ रहा था, वहां से भी क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब यहां पर अगर देखा जाए, जब क्या करा गया, हमने देखा कि 1789 आया तो वहां पर नेशनलिज्म का जो दौर रहता है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। बट 1804 आते आते तक जो नेपोलियन रहता है वो क्या करता है, वापस से डिक्टेटोरियल पावर ले आता है। वो जैसे जैसे क्या करते जाता है, अपनी पावर को रिड्यूस करता है, वैसे ही जो फ्रांस के अलावा अदर मोनार्कियल कंट्रीज थी वो उसको हरा देती है, वापस से मोनार्की को रिस्टोर करती है। बट इस दौरान लोग रियलाइज कर चुके थे कि सबसे बेटर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहने वाली है वो बाय कंसेंट रहने वाली, जिसके कारण हम क्या देखते हैं, सम ऑफ दीज वर द राइज ऑफ मिडिल क्लास। अब यहां पर अगर हम बात करें, नेशनलिज्म के कारण हमने देखा जो मिडिल क्लास है वो अराइज हो जाती है, लिबरलिज्म आ जाता है। और अगर हम बात करें, जब लिबरलिज्म हटता है या नेशनलिज्म हटता है तो उसके बाद न्यू कंजर्वेटिज्म आता है। अब यहां पर अगर हम बात करें, जो न्यू मिडिल क्लास है, लिबरलिज्म है, कंजर्वेटिज्म है, इसके पीछे का क्या कारण है? सबसे पहला न्यू मिडिल क्लास। अब जैसे अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो ये एक पर्टिकुलर परिवार है जो कि क्या करता है, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता है, ट्रेडिंग करता है या व्यापार करता है। तो जो न्यू मिडिल क्लास है वो कहां से अराइज होती है? द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन द इमर्जेंस ऑफ लेबर और वर्किंग क्लास। अब आपने देखा कि 1750 के आसपास इंग्लैंड में लोग क्या करने लगते हैं, इंडस्ट्रियल वर्किंग शुरू कर देते हैं। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है तो वहां जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है तो वहां के लोग रियलाइज कर लेते हैं कि खेतों में काम करने से बेहतर हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज के अंदर जाकर काम करेंगे। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो जाते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे लोग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं वहां पर इमरजेंस होता है लेबर और वर्किंग क्लास का। अब आपने देखा होगा आपके शहर के आसपास जितनी सारी इंडस्ट्री है वहां पर लोग क्या करते हैं, जाकर काम करते हैं। जो लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज में अच्छे से काम करते हैं, उन्हें काफी ज्यादा पेमेंट मिलती है, सैलरी मिलती है, जिसके कारण वो अपने आप को क्या कर पाते हैं, इंप्रूव कर पाते हैं। सिमिलर उस दौर में भी देखा गया कि जो लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे उनकी जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा अच्छी होते जा रही थी। बट अगर हम बात करें, आपको इंडस्ट्री में काम नहीं करना है, अगर आपको काम करना है तो आपको बड़ी पोजीशन पर पहुंचना है, जिसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से एग्जाम देना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अपना टारगेट बनाकर रखे, पढ़ने का टारगेट लेकर चले। अब यहां पर अगर वापस ध्यान दिया जाए, मैनी स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल हु फॉर्म द मिडिल क्लास गेन प्रोमिनेंस। और अगर हम बात करें, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आगे बढ़ते जाता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, प्रोफेशनल थे, जो लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन में पार्ट ले रहे थे, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर लेते हैं और धीरे धीरे करके ये अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने लड़कियों को क्या करने लगते हैं, एजुकेट करने लगते हैं। इन्हें समझ में आने लगता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, मोनार्कियल पावर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो राइट्स हैं वो हमारे हैं, हम किसी के अंडर में नहीं रह सकते। तो लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण सबसे पहले अपने आप को मिडिल क्लास की कैटेगरी में लेकर आते हैं। एक बार जब वो मिडिल क्लास की कैटेगरी में आ जाते हैं तो वो अपने आप को नेशनलिस्ट या हम बात करें लिबरलिस्ट कहने लगते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि न्यू मिडिल क्लास कैसे आती है। अब यहां पर अगर ध्यान दिया जाए, जब न्यू मिडिल क्लास क्या कर जाती है, अराइज हो जाती है, वहां पर दौर आता है लिबरलिज्म का। जैसे अगर आप इन लोगों को देखें, या आपस में क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि जो मोनार्कियल पावर है उसको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। अगर मोनार्कियल पावर रहना चाहती है तो वो रहे, बट हमें क्या ना लगाए, रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए। जैसे जो राजा जी क्या करते हैं कि मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि आप सबको मुझे टैक्स देना पड़ेगा, तो उन सारी चीजों को ये लोग क्या करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। इनका कहना था, राजा जी आप हमारे लिए ऐसा क्या कर रहे हैं तो हम आपको इतना ज्यादा टैक्स दे, आप इतने रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, उससे बेहतर क्यों ना इन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए। तो यहां पर लिबरलिज्म
लिबरलिज्म आते ही लोग क्या करते हैं, कुछ बातें रियलाइज करते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें, ये कहते हैं जो गवर्नमेंट रहनी चाहिए बाय कंसेंट रहनी चाहिए। अगर हम सोच समझकर कोई गवर्नमेंट बनाएंगे तो बेहतर गवर्नमेंट बनाएंगे जो हमारे बारे में सोचे, हमारे लिए काम करे। जैसे अगर हम भारत में देखें तो हम उस गवर्नमेंट को चूज करते हैं जो कि क्या करती है, हमारे लिए बेनिफिशियल रहती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के लिए बेनिफिशियल रहती है, हम सभी के लिए ओवरऑल अगर देखा जाए जो गवर्नमेंट ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी हम क्या करेंगे, उसको वोट दे देंगे। इकोनॉमिक फील्ड में लिबरलिज्म का मतलब अलग था, पॉलिटिकल फील्ड में लिबरलिज्म का मतलब अलग था। जैसे अगर हम बात करें पॉलिटिकल टर्म्स में लोगों का कहना था कि हमें ऐसी गवर्नमेंट चूज करना है जो हमारे हित में काम करे, हमारे लिए काम करे और हम उसको क्या कर सके, चूज कर सके। इकोनॉमिक टर्म में अगर हम बात करें, इकोनॉमिक टर्म में हम देखते हैं जो लोग रहते हैं वो फ्रीडम ऑफ मार्केट चाहते हैं। फ्रीडम ऑफ मार्केट का मतलब है लोग जिस भी जगह पर अपनी चीजें जाकर बेचना चाहते हैं वो वहां पर बेच सकते हैं। जो अनजस्ट ड्यूटीज लगाई गई हैं, बहुत सारे टैक्सेस कलेक्ट करे जाते हैं, उन सारे टैक्सेस को हटाया जाए। पहले क्या करा जाता था, यूरोप के अंदर अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट से निकलते थे, स्टेट नंबर 1 से निकलते थे और स्टेट नंबर 12 में जाकर अपनी कोई चीजें बेचते थे तो रास्ते में जितने भी स्टेट्स पड़ते थे सभी क्या करते थे, अपना अपना टैक्स कलेक्ट करते थे। सोचो आज अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और आप कहां जाना चाहते हैं, दिल्ली जाकर किसी चीज को सेल करना चाहते हैं और आपसे हर स्टेट वाले टैक्स कलेक्ट करने लगे तो आपकी जो 100 रुपए की चीज है वो कहीं ना कहीं 150 या 200 पहुंच जाएगी, जिसके कारण जो लोग हैं वहां पर परचेस नहीं करेंगे। तो लोग चाहते थे इस तरीके की ड्यूटी को क्या करा जाए, हटाया जाए। और अगर हम बात करें फ्री गुड्स और जो आपके क्या रहते हैं कैपिटल का मूवमेंट है उसे अलाउ किया जाए। तो 1834 में जो गवर्नमेंट है वो डर के कारण क्या करती है, कस्टम ड्यूटीज को हटा देती है। कस्टम ड्यूटीज को इसलिए हटा देती है क्योंकि उसे पता रहता है कि अगर हमने लोगों को कंट्रोल करना चाहा तो ये लोग क्या करेंगे, हमारे अगेंस्ट में आ जाएंगे। जैसे आपने पिछले कुछ समय में देखा कि जो लोग थे वो हमारी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो क्या कर रही थी, हर चीज पे हमसे टैक्स कलेक्ट करती जा रही थी। आप 5 लाख कमा रहे हैं आपको इतना टैक्स देना, 7 लाख कमा रहे हैं इतना टैक्स देना है। बट उन्होंने इस मिस्टेक को रियलाइज किया और अभी जो बजट आया है 2025 का उसमें 12 लाख तक जो लोग कमाते हैं उन लोगों के लिए इनकम टैक्स को हटा दिया गया, क्योंकि हम जैसे जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो क्या करते हैं, हर चीज पे टैक्स पे करते रहते हैं, जिसके कारण वो क्या करती है, इस बात को रियलाइज कर लेती है। सिमिलर उसी समय पर जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, ज़ोलवेरिन इंट्रोड्यूस करती है ताकि जो अनजस्ट ड्यूटीज है उसे हटाया जाए। और अगर हम बात करें जो टैरिफ बैरियर्स है उन्हें रिड्यूस किया गया, जो नंबर ऑफ करेंसीज थी 30 से उसको 2 पर लाकर छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब जो लोग जैसे जैसे एजुकेट होते जा रहे थे वैसे वैसे रियलाइज करते जा रहे थे कि पॉलिटिकल टर्म्स में, इकोनॉमिकल टर्म्स में सभी को क्या मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें फ्रीडम नहीं मिलेगी तो जो गवर्नमेंट है वो हमें क्या करती जाएगी, ओवर पावर करती जाएगी और अगर हम बात करें हम बेहतर तरीके से यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। बट अगर हम बात करें 1815 में जैसा हम पीछे पढ़कर आए, नेपोलियन जैसे हार जाता है, वहां पर यूरोप की जो बड़ी बड़ी पावर थी, मोनार्कियल पावर, वो वापस से क्या रिस्टोर कर देती है, मोनार्की को रिस्टोर कर देती है। तो जैसे ही मोनार्की आती है वहां पर वापस आ जाता है कंजर्वेटिज्म। क्या आ जाता है, कंजर्वेटिज्म। अब भैया ये कंजर्वेटिज्म की अगर हम बात करें इसको आप समझ सकते हैं आपके दादा दादी के जैसे। आपके दादा दादी क्या कहते हैं, बेटा अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, इस बात का ध्यान देना चाहिए, ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। इस तरीके की आपसे बातें करते हैं क्योंकि उन्होंने वो पर्टिकुलर दौर देखा है जहां पर मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, जो लोगों का कंसंट्रेशन पावर था वो काफी ज्यादा था और अगर हम बात करें लोग काफी ज्यादा एक दूसरे की रिस्पेक्ट किया करते थे। बट अब समय बदल गया है, चीजें बदल गई है, तो हम सारे जो लोग हैं वो उस तरीके से चीजों को नहीं देखा करते। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे दादा दादी पुराने ट्रेडिशन के हैं, पुराने उसके हैं, बट अगर हम बात करें आज भी वो चाहते हैं कि पुरानी परंपराओं को लाया जाए। तो ये कंजर्वेटिव लोग कौन थे, कंजर्वेटिज्म क्या था? They were of the opinion that traditional institution of the state and society like monarchy, church, social hierarchy, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। इनका मानना ऐसा था कि जो चर्च की पावर है, मोनार्की की पावर है, पुराने जो ट्रेडिशन है, फेस्टिवल्स है, उन सारी चीजों को क्या करा जाए, रिस्टोर करा जाए और मोनार्की को वापस से लाया जाए, क्योंकि यही लोग क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर कंट्री को या हमारे वर्ल्ड को अच्छे से चला सकते हैं। बट अगर हम बात करें
did not propose to a return to the society of pre-revolutionary days but realized that modernization could in fact strengthen traditional institution like monarchy। बट ये नहीं कहते हैं कि वापस से जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उसको हटा दिया जाए, जो रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए हैं उन्हें वापस से ला दिया जाए। इनका कहने का मतलब था आप मॉडर्नाइजेशन लेकर आए बट स्लो टर्म्स में लेकर आए ताकि सारे लोग उसे क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। बट अगर हम बात करें जो 1815 में कंजर्वेटिव रिजीम आती है वो काफी ज्यादा कैसी रहती है, ऑटोक्रेटिक रहती है। वो ऐसी पावर को इंट्रोड्यूस करती है कि लोगों के हाथ से पावर चली जाती है। दे डिड नॉट टॉलरेट डिसेंट एंड इम्पोज सेंसरशिप ऑन दोस मटेरियल एंड आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेस, सॉन्ग दैट रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, जो गवर्नमेंट थी वो रियलाइज कर चुकी थी कि अगर वापस से लोगों के हाथ में पावर आने दी गई तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट को हटा देंगे, मोनार्की को हटा देंगे, जिसके कारण वो क्या करते हैं, भर भर के सेंसरशिप लगाते हैं। जिसे आपने देखा होगा कई बार मूवीज क्या करती है, 3-3 घंटे की शूट करती है, बट जो हमारी गवर्नमेंट रहती है वो कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया के कारण सारे लोगों के सामने वो बातें नहीं आने देती। जिससे हम क्या रियलाइज कर लेते हैं, हम रियलाइज कर लेते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो सेंसरशिप लगाती है। सेंसरशिप के कारण हम देखते हैं बहुत सारी चीजों को रिमूव कर दिया जाता है। वैसे ही उस समय जो कंजर्वेटिव पावर थी वो कोई भी ऐसे थॉट्स नहीं आने देना चाहती थी जो लिबर्टी शो करे, फ्रीडम शो करे, मोनार्की को हटाना चाहे। जिस कारण हमने देखा जो लिबरलिज्म जो लोग फॉलो करते थे वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं और 1830 तक अंडरग्राउंड काम करते हैं। बट आपने देखा कि हम जिन चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं वो चीजें क्या करती हैं, हमेशा बढ़ने की कोशिश करती। जैसे आपने देखा होगा आप किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं कि आप ये काम मत करो, बट वो व्यक्ति इतना बेवकूफ रहेगा कि वो उस काम को कर ही देगा। आपने बोला भैया तू गड्ढे में गिर रहा है, तू गड्ढे में गिर जाएगा, बट वो व्यक्ति क्या करेगा, हमारी बातें नहीं सुनेगा और जाके गड्ढे में गिर जाएगा। तो वहां पर भी क्या करा जाता है, इस तरीके की चीजों को देखा जाता है। कंजर्वेटिव पावर लिबरलिज्म को रोकना चाहती है, बट जो लिबरलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड काम कर कर इन सारी चीजों को कर लेते हैं और बिल्कुल भी नहीं रोकते। इसी समय पर जो एक पर्टिकुलर लिबरलिस्ट थे, या हम बात करें एक पर्टिकुलर व्यक्ति जिनका नाम था गिउसेपी मजीनी, ये क्या करते हैं, यंग इटली फॉर्म करते हैं। जब उनको अपने देश से एग्जाइल भेज दिया जाता है तो वो यंग यूरोप और अगर हम बात करें अलग अलग तरीके की सीक्रेट सोसाइटीज को फॉर्म करते हैं ताकि अलग अलग जगहों पर नेशनलिज्म के जो थॉट है उसे स्प्रेड करा जा सके, लिबरलिज्म को बढ़ाया जा सके। तो जो कंजर्वेटिव पावर थी ये ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली थी, 15 से 16 सालों तक ये क्या करते हैं, रूल करते हैं। बट 1830 आ जाता है और 1830 के बाद एक दौर शुरू होता है जिसमें क्या होने वाला था, रेवोल्यूशन होने वाला था। भैया किस तरीके का रेवोल्यूशन, कि अब मोनार्कियल पावर हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम बॉल की तरह आओगे, हम बैट से मार के तुम्हें बाहर निकाल देंगे। तो इनको भी क्या करा जाता है, बैट से जैसे हम बॉल को बाहर निकाल देते हैं ग्राउंड के, उसी तरीके से इनको भी क्या करा जाता है, बाहर निकाला जाता है। जैसे अगर आप ध्यान दें यहाँ पर एक पर्टिकुलर पिक्चर है, बट ये आर्टिस्ट क्या करते हैं, इस चीज का सहारा लेते हैं। एज ऑफ रेवोल्यूशन में हमने सबसे पहले देखा हमेशा फ्रांस क्या कर जाता है, आगे आ जाता है। फ्रांस धमाल मूवी के बमन क्या कहते हैं, मानव जैसा है, जो कि क्या करता है, डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप आगे आ जाता है। तो ये वही पर्टिकुलर धमाल के हीरो है जो कि क्या करते हैं, हमेशा किसी भी सिचुएशन में सबसे आगे आकर खड़े हो जाते हैं। फर्स्ट रेवोल्यूशन होता है फ्रांस में, और फ्रांस में जैसे ही रेवोल्यूशन होता है बाकी अदर कंट्रीज क्या करती है, उसका उसके स्पार्क से अपने आप को फ्रीडम की ओर बढ़ाने लगती है। हम देखते हैं जो नेदरलैंड रहता है वो अपने आप को यूके के कंट्रोल से निकाल लेता है, ग्रीस अपने आप को क्या करता है, इंडिपेंडेंट कर लेता है। इसी तरीके से बाकी अदर कंट्रीज भी डिसाइड कर लेती है कि अब हमें जल्दी से क्या करना है, यहां से आगे बढ़ जाना है। अब यहां पर अगर ध्यान दिया जाए, आप हमेशा क्या नहीं कर सकते हैं, वॉर्स और बैटल लड़कर लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ सकते। जैसे अगर हम ध्यान दें, भले हम भारतीय क्या करते हैं, कारगिल के युद्ध को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। फिर अगर हम बात करें 1971 की वॉर हमें बहुत ज्यादा याद रहती है, 1965 की वॉर याद रहती है। बट इस दौरान काफी ज्यादा ऐसे लोग आते हैं जो अपने आर्ट से, अपने सॉन्ग से, अपने लिटरेचर से हम सभी को क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जब हम सब लोग क्या करते हैं, अटेंशन होकर जनगण मन गाते हैं, तो वैसे ही हमारे मन में भारत के लिए क्या आ जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है। सिमिलर उसी प्रकार से रोमांटिसिज्म को क्या करा जाता है, रीस्टोर करा जाता है, लाया जाता है।
ये एक कल्चरल मूवमेंट था जिसको आर्टिस्ट लेकर आते हैं। आर्टिस्ट का कहना रहता है कि आप हमेशा वॉर, बैटल, रीजन, साइंस के बेसिस पे लोगों को नहीं बोल सकते कि आपको क्या करना है, अपने नेशन के लिए फीलिंग्स डेवलप करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों की जो फीलिंग्स है, लोगों के जो इमोशंस है, उनको टारगेट करना पड़ेगा। जैसे 15 अगस्त पर जो हमारे भारत देश के भारतीय गाने रहते हैं वो हमें क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, हमारे अंदर एक फीलिंग डेवलप करते हैं और हम क्या करते हैं, हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा सेंटिमेंट फील करने लगते हैं। दिस वाज डन टू क्रिएट कॉमन कल्चरल पास्ट। वहां पर उस समय आर्टिस्ट का मानना ऐसा था कि हमें क्या करना है, कॉमन कल्चरल पास्ट लेकर आना है। कॉमन कल्चरल पास्ट के बारे में अगर हम देखें, जैसे आज हम सारे लोग भारत में रहते हैं तो हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो कल्चर है वो सिमिलर है। हम क्या करते हैं, जो हमारे वीर भगत सिंह थे उनको सेलिब्रेट करते हैं तो गांधी जी को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे भारत में हमने देखा महायुद्ध होते हैं, महायुद्ध को हमने सेलिब्रेट किया, फिर हमने श्री कृष्ण को क्या किया, सेलिब्रेट करा। तो ये हमारे भारत का कल्चर है जिसे हम सारे लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। स्ट्रेस दिया गया कि आपको क्या करना है, अलग अलग जगहों की जो रीजनल भाषाएं हैं उन पर ध्यान देना है। जब रीजनल भाषाएं बढ़ेंगी तभी जाकर हम क्या कर पाएंगे, अच्छे से लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे। हमने देखा पोलैंड में जब रशिया क्या करता है, अपना कंट्रोल ले लेता है तो पोलैंड के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पोलिश भाषा का इस्तेमाल करके अपने आप को क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट बनाते हैं। फिर हमने देखा कि वहां पर और भी ऐसी कंट्री थी जो कि क्या करती है, अपनी भाषा से, अपने कल्चर से, अपने पुराने जो फोकलोर्स हुआ करते थे उनके मदद से अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लेते हैं। बट अगर हम बात करें, ये रेवोल्यूशन तो हमने कुछ रेवोल्यूशन देखे, जब रेवोल्यूशन होता है तो उसके पीछे का कारण रहता है। जैसे आपकी मम्मी आपको एक आकर सपाटा मारती है तो आपने देखा होगा उसके पीछे कोई कारण रहता है। ऐसा तो नहीं है कि आप उठे चट 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 आपकी मम्मी ने आकर आपको मार दिया, ऐसा नहीं रहता। उसके पीछे रीजन रहता है। तो यहां पर जो रेवोल्यूशन हो रहे थे उसके पीछे क्या रीजन था, जल्दी से क्या करते हैं, उसको देख लेते हैं। 1830 में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि लोग भूखमरी के कारण मरने लगे थे, लोगों के पास काम नहीं था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। ड्यूरिंग 1830 देयर वाज अ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट इन यूरोप। हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट काफी तेजी से क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। लोगों के पास काम नहीं था तो लोग क्या नहीं कर पा रहे थे, सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। और अगर हम बात करें, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी वो काफी ज्यादा कम थी और जो जॉब सीकर्स थे वो काफी ज्यादा हाई थे। वहां की जो पॉपुलेशन थी वो रैपिडली क्या कर रही थी, बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो काफी तेजी से बढ़ जाती है, वहां के लोग रियलाइज कर लेते हैं कि हम क्या नहीं करना चाहते हैं, इन राजा को रखना नहीं चाहते। जैसे मान लीजिए कि पीएम मोदी क्या नहीं कर पाए, आने वाले सालों में जॉब जनरेट नहीं कर पाए, तो हमारे भारत के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उनको वोट देना छोड़ देंगे। जैसे हमने 2024 के चुनाव में देखा कि जब लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं की गई तो जहां पर पहले उन्होंने 300 प्लस सीट जीती थी, इस बार तो वो 240 पर सिमट कर रह जाते हैं। सिटीज हैड कम टू बी एक्सट्रीमली ओवर क्राउडेड। अब लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि गांव में तो हमें काम नहीं मिल रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, सिटीज की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो सिटीज धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, ओवर क्राउडेड हो जाती है। ओवर क्राउडेड के कारण अगर हम बात करें, जो स्लम्स है वो क्या करने लगते हैं, सिटीज में बढ़ने लगते हैं। स्लम्स के अंदर लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड रहते हैं वो काफी ज्यादा लो रहते हैं। लोगों के पास बेटर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं रहती, हेल्थ फैसिलिटी नहीं रहती है, और अगर हम बात करें अच्छी जगहों पर वो नहीं रहते हैं, जिसके कारण वहां पर बीमारियां बढ़ती हैं, हार्डशिप बढ़ती है। स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन वर ऑफन फेस विद स्टिफ कंपटीशन। और जो बेचारे पर्टिकुलर स्मॉल प्रोड्यूसर थे वो क्या कर रहे थे, इंग्लैंड की इंडस्ट्री से काफी ज्यादा कंपटीशन फेस कर रहे थे। जब इंडस्ट्रीज में काम होता है, लार्ज स्केल पे होता है, बहुत ज्यादा चीजों को बनाया जाता है और हम क्या करते हैं, कम से कम दामों पे बना सकते हैं, जिसके कारण हम क्या देखते हैं, जो लोग हैं वो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करते हैं। इसी समय पर बड़े बड़े जो ट्रेडर्स रहते हैं वो छोटे छोटे वीवर से, या हम बात करें आर्टिस्ट से, अपना काम तो करवाते हैं बट उनको रेगुलर सैलरी वगैरह नहीं देते, जिसके कारण उन्हें क्या करना पड़ता है, हंगर हार्डशिप जैसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। तो जो 1830 से 1848 का दौर था, इस समय पर लोग रियलाइज कर लेते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी गवर्नमेंट को हटाना पड़ेगा। शायद हम अच्छी गवर्नमेंट लेकर आएंगे तो हम क्या कर पाएंगे, वापस से अपनी कंट्री को मैनेज कर पाएंगे, रन कर पाएंगे, बूस्ट कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमने देखा कि किस तरीके से यहां पर जो लोग हैं वो क्या कर जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। जब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो वहां पर जो लिबरल लोग थे वो देखते हैं कि हथौड़ा क्या कहते हैं, लोहा गर्म है, हम क्या मार सकते हैं, अपना हथौड़ा मार सकते हैं। क्योंकि आपने देखा है जब कोई पर्टिकुलर डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, कुछ लोग आपके पीछे आ जाते हैं या
आप देखते हैं जैसे कांग्रेस पार्टी क्या करती है, बीजेपी कोई गलती कर देती है तो वहां पर उनकी मिस्टेक को बार बार लेकर आती है लोगों के सामने। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए, जो लिबरल लोग रहते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, रेवोल्यूशन लेकर आना है। द ईयर 1848 वाज अ ईयर ऑफ रिवोल्ट। 1848 में हम देखते हैं बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिवोल्ट होते हैं, गवर्नमेंट को हटाया जाता है और हमेशा की तरह फ्रांस क्या कर जाता है, सबसे आगे आ जाता है। 1830 में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को लाया जाता है, बट जब वो चीजों को क्या नहीं कर पाता है, अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है, तो फरवरी 1848 में क्या कर दिया जाता है, उसको डीथ्रोन कर दिया जाता है और वापस से कंट्री में डेमोक्रेसी को ला दिया जाता है, जहां पर एक रिपब्लिक स्टेट रहने वाला है जो कि बेस रहेगा यूनिवर्सल मेल सफरेज पे। सारे लोग क्या कर सकते हैं, अबव 21 जो मेल्स हैं वो वोट कर सकते हैं, भले आप एक्टिव सिटीजन हो भले आप पैसिव सिटीजन हो। तो फ्रांस क्या कर देता है, हमेशा की तरह दौड़ में आगे आ जाता है, क्योंकि ये भाई साहब धमाल मूवी के कौन है, मानव है। और अगर हम ध्यान दें, in other parts of Europe, nation state did not exist such as Germany, Italy, Poland. The men and women of the liberal middle class demanded constitutionalism with national unification. तो यहाँ पर जब फ्रांस में क्या कर दिया जाता है, मोनार्की को हटा दिया जाता है, तो आसपास की जो कंट्री है वो इस चीज से क्या हो जाती है, स्पार्क हो जाती है और रियलाइज कर लेती है कि हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपनी कंट्री में मोनार्की को हटाकर नेशनलिज्म लिबरलिज्म को लाना पड़ेगा, ताकि हम सारे लोग क्या कर सके, इन कंट्रीज में अच्छे से रह सके। In Germany, people of educated middle class came together and decided to vote for an all German National Assembly. अब जर्मनी उस समय काफी ज्यादा एक्टिव था, तो जर्मनी के सारे लोग रियलाइज करते हैं कि हमें क्या करना है, जो हमारी जर्मनी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड है, सबसे पहले उसे यूनिफाई करना है और अपने देश को एक पर्टिकुलर बिगेस्ट कंट्री बनाना है और एक फायर पावर वाली कंट्री बना लेना है। तो 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड मेंबर्स क्या करते हैं, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था वहां पर चले जाते हैं। वहां पर वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम अपनी कंट्री के लिए क्या करने वाले हैं, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं, जिसे मोनार्क को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो मोनार्क उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा उसे क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें, वहां पर जो फेडरिक विलियम फोर रहते हैं वो क्या करते हैं, जो ऑफर रहता है नेशनल असेंबली का उसे रिजेक्ट कर देते, क्योंकि उसके वजह से फेडरिक विलियम की जो पावर रहने वाली थी वो रिड्यूस हो जाती, जिसके कारण वो क्या करते हैं, उन पर्टिकुलर मोनार्क को ज्वाइन कर लेते हैं जो कि क्या करना चाहते हैं, वापस से मोनार्की को पावरफुल बनाना चाहते हैं, जिसके कारण हम क्या देखते हैं, ये पार्लियामेंट धीरे धीरे करके और ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाती है। पहली बात तो ये क्या करते हैं, पीजेंट वगैरह का सहारा लेते हैं, साथ लेते हैं, बट लेटर ऑन बोल देते हैं कि पीजेंट की जो डिमांड है उनको नहीं माना जाएगा, वुमेन को राइट टू वोट नहीं दिया जाएगा। तो लिबरल लोग कोशिश करते हैं कि क्या करा जाए, अपनी अपनी कंट्री में, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, पोलैंड हो गया, ग्रीस हो गया, इन सभी को एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया जाए, गवर्नमेंट बाय कंसेंट बनाया जाए। बट अगर हम बात करें, धीरे धीरे करके ये अपनी पावर को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। बट यहां पर कुछ बड़ी कंट्रीज थी, जैसे इटली की बात करें, जर्मनी की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, ये लोग क्या करते हैं, अपना यूनिफिकेशन लेकर आते हैं। यहाँ की जो पावर है वो क्या करती है, डिसाइड कर लेती है कि हमें क्या करना है, अपनी कंट्री को और ज्यादा पावरफुल बना लेना है। तो अब हम किस पर आ जाते हैं, यूनिफिकेशन पर। जब बड़ी बड़ी कंट्रीज क्या करेंगी, अपने आप को यूनिफाई कर लेंगी, अपने आप को एकजुट बना लेंगी, स्ट्रेंथन कर लेंगी, तो छोटी छोटी कंट्रीज उन्हें देखकर क्या करने वाली है, अपने आप को यूनिफाई करेंगी। जर्मनी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है ऑटोवन बिस्मार्क का। जो ऑटोवन बिस्मार्क थे वो हमारे वर्ल्ड के उन पर्टिकुलर लीडर्स में है जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, और इनके कारण जर्मनी ना सिर्फ यूनिफाई होता है, फ्रांस जो रहता है वो अंडर कंट्रोल रहता है। फ्रांस कभी भी जर्मनी को क्या नहीं पहुंचा पाता है, नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। अगर हम ध्यान दें, the newly emerged middle class in Germany in 1848 tried to unite several German kingdoms which were suppressed by monarchy and large landowners into one nation state. अब जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपने जर्मनी को, जो कि उस समय प्रशिया के नाम से जाना जाता था, उसे हम यूनिफाई करें। बट अगर हम बात करें, जो मोनार्की थी वो क्या कर देती है, उनके जो पर्टिकुलर रिवोल्ट रहते हैं, रेवोल्यूशन रहते हैं, स्ट्राइक रहती है, मार्चेस रहती है, उन सभी को वो हटा देती है, सप्रेस कर देती है, जिसके कारण जो
लोग रहते हैं वो क्या नहीं कर पाते हैं, जर्मनी को यूनिफाई नहीं कर पाते हैं। उस समय प्रशिया जो कि एक पर्टिकुलर जर्मन किंगडम था, वो इस बात को क्या करता है, रियलाइज करता है और अपने हाथ में क्या करता है, लीडरशिप ले लेता है कि अब हमारे अंडर में क्या होने वाला है, जर्मनी वापस से एक बड़ी कंट्री बनने वाला है, वापस से एक पावर बनने वाला है। स्प्रेड ओवर 7 ईयर द प्रशियन आर्मी विद द हेल्प ऑफ ऑस्ट्रियन विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग वॉर लड़ते हैं ऑस्ट्रियन से, फ्रेंच आर्मी से, और अगर हम बात करें जो डेनमार्क की आर्मीज थी उनसे क्या करते हैं, वॉर लड़ते हैं। यहाँ पर जो ऑटोवन बिस्मार्क है, इनका मानना ऐसा था जो आर्मी है उसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंट्री के जो पर्टिकुलर पार्ट्स अलग अलग कंट्री ने कब्जे करके रखे हैं या उनके अंडर में करके रखे हैं, उनसे छुड़ा सकते हैं, वापस ला सकते हैं। और अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेसी, जैसे आपने देखा होगा सिंघम सर हो गए, फिर अगर आपने देखा होगा सत्तू मिश्रा हो गए, सत्येंद्र मिश्रा, याद करें शादी में जरूर आना वाली मूवी वाले, तो वो लोग क्या करते हैं, उन जैसे लोगों की मदद से अपनी कंट्री को मॉडर्नाइज भी करते हैं, आर्मी से की मदद से क्या करते हैं, वॉर लड़ते हैं और अपनी कंट्री को वापस से यूनिफाई कर लेते हैं। और फाइनली 1871 में क्या कर दिया जाता है, विलियम वन को, जिनका नाम था केसर विलियम वन, इनके अंडर में जर्मनी को एक यूनिफाइड जर्मनी बना लिया जाता है। तो जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए ऑटोवन बिस्मार्क के दिमाग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। और अगर हम बात करें इनके टैक्टिक के मदद से जर्मनी क्या करता है, अपने आप को यूनिफाई कर लेता है। फाइनली 1871 में क्या कर दिया जाता है, केसर विलियम वन को सारे लोगों के सामने एक पर्टिकुलर राजा बना दिया जाता है। जब ये क्या कर जाते हैं, राजा बन जाते हैं, इनके अंडर में जर्मनी क्या करता है, ग्रो करना शुरू कर लेता है। जब तक ऑटोवन बिस्मार्क रहे, जब तक उनके जो लीडर्स हैं उनकी बातें सुनते रहे, तब तक जर्मनी क्या करता है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। ना सिर्फ जर्मनी, जर्मनी के अलावा जो इटली है वो भी क्या करता है, अपने आप को यूनिफाई करता है। इटली वॉज पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड। उस समय तक हमने देखा जो इटली है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था, छोटे छोटे अलग अलग राज्य थे जो कि क्या कर रहे थे, इटली के अलग अलग एरिया को कंट्रोल कर रहे थे। ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी ओनली द स्टेट ऑफ सर्दिनिया पीडमोंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन मोनार्क। तो उस समय केवल और केवल एक स्टेट ऐसा था जिसको इटालियन मोनार्क क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। जैसे अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर रीजन है और ये पर्टिकुलर रीजन है, ये इटालियन मोनार्क के कंट्रोल में था, बाकी ये पूरा का पूरा जो रीजन था ये अदर लोगों के कंट्रोल में था। जिसके कारण अगर हम बात करें, इटली के जो लोग हैं वो रियलाइज कर चुके थे कि हमें क्या करना है, पहले इन सारे लोगों को हमारे देश से हटाना है। जैसे इन्हें हम हटाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इटली को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। और अगर हम बात करें, अगर हम ध्यान दें, यहां पर किस किस की हेल्प ली जाती है, इटली वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ पोप। यहां पर अगर ध्यान दिया जाए, जो नॉर्दर्न स्टेट थे वो किसके कंट्रोल में थे, ऑस्ट्रियन मोनार्क के कंट्रोल में थे। जो सेंट्रल पार्ट था वो किसके कंट्रोल में था, पोप के कंट्रोल में था। और जो साउथ था वो किसके कंट्रोल में था, बर्बन किंग के कंट्रोल में था। जिसके कारण जो गिसिपी मजीनी है वो वापस क्या करते हैं, अपनी कंट्री लौटते हैं, काफी सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं कि हमें क्या करना है, अपनी कंट्री को यूनिफाई करना है। गिसिपी मजीनी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं गिसिपी गैरिबाल्डी। कौन रहते हैं, गिसिपी गैरिबाल्डी, जो कि क्या करते हैं, मोनार्की को हटाने के लिए इटालियन प्रिंसली हाउस का साथ देते हैं। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, द स्टेट ऑफ सर्दिनिया पीडमोंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सर्दिनिया पीडमोंट क्या करता है, ये जो स्टेट रहते हैं ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ताकि पूरे इटली को क्या करा जाए, यूनिफाई करा जाए। और अगर हम बात करें उस समय पर हम देखते हैं 1859 तक जो सर्दिनिया पीडमोंट है वो ऑस्ट्रियन को क्या कर देता है, हटा देता है। 1860 में जो इटालियन फोर्सेस रहती हैं वो गिसिपी गैरिबाल्डी की मदद से सदर्न इटली में क्या करती हैं, घुस जाती हैं। यहां पर अगर ध्यान दिया जाए 1859 में ऊपर वाले लोगों को क्या कर दिया गया, हरा दिया गया। फिर गिसिपी गैरिबाल्डी और जो आर्मी है वो सदर्न स्टेट में जाती है, जहां पर वो बोलते हैं ला तालिया। क्या बोलते हैं, ला तालिया। अब ला तालिया जो इटली थी उस समय बहुत ज्यादा लोग अनएजुकेटेड, तो वो लोग समझते थे ला तालिया का मतलब है कि जो हमारे सर्दिनिया पीडमोंट के राजा हैं उनकी वाइफ ला तालिया को क्या
कर लिया है, इस पर्टिकुलर राजा ने उठा लिया है, किडनैप कर लिया है, जिसके कारण वो लोग क्या करते हैं, गिसिपी गैरिबाल्डी का साथ देते हैं और मजाक मजाक में वो क्या कर देते हैं, अपनी कंट्री के इस पर्टिकुलर पार्ट को छुड़ा लेते हैं। अब ऊपर और नीचे जब लड़कर क्या कर दिया जाता है, बड़ी बड़ी आर्मी के मदद से पावर को हटा दिया जाता है, तो बेचारे जो पोप लोग रहते हैं, हमेशा प्लस माइनस करते रहते थे, वो लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं कि इटालियन प्रिंसली हाउस अब से ये राज्य आपका है। तो इस तरीके से क्या कर दिया जाता है, पूरी तरीके से यहां पर इटली को कंट्रोल कर लिया गया, इटली को यूनिफाई कर लिया गया। यहां पर इटली को यूनिफाई करने में जो मजीनी है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जो गैरिबाल्डी है इनका इंपॉर्टेंट रोल था, और जो काउंट कैमेलियो डी कैवोर है इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। साथ ही में ये सब किसके साथ मिलते हैं, इटालियन प्रिंसली हाउस के साथ मिलते हैं और अपनी कंट्री को क्या कर लेते हैं, आजाद बना लेते हैं। एक बार जब ये आजाद हो जाता है तो किंग विक्टर इमैनुअल II को राजा बना दिया जाता है और 1871 में जो इटली का यूनिफिकेशन है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पर अगर हम बात करें, ये दो कंट्री तो क्या करती हैं, लड़ झगड़ कर अपने आप को यूनिफाई करती है, बट ब्रिटेन जैसा कि जो जब हमारे भारत में आया तो किसी राजा को उसने पंखा दे दिया, किसी राजा की वाइफ को उन्होंने क्या कहते हैं, ब्रिटेन घुमा दिया। तो उस तरीके से वो क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर चालाकी के मदद से अपनी कंट्री को क्या करते हैं, यूनिफाई करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा ब्रिटेन के मैप पर, तो वो छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप है जिसको ब्रिटेन क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। सबसे पहले ये क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, जो ब्रिटेन की ट्रांसफॉर्मेशन रहती है वो बहुत धीरे धीरे होती है, जहां पर वो क्या करते हैं, कुछ एक्ट पास कर कर। जैसे अगर हम ध्यान दें, पहले जो लोग थे जो कि कहां पे रहा करते थे, उस जगह पे रहा करते थे, उन लोगों को किस नाम से जाना जाता था, जो इंग्लैंड में रहा करते थे वो इंग्लिश कहे जाते थे, जो वेल्स में रहा करते थे उनको वेल्स कहा जाता था, जो स्कॉटलैंड में रहा करते थे उनको स्कॉट कहा जाता था, जो आयरलैंड में रहा करते थे उन्हें आयरिश कहा जाता था। बट अगर हम बात करें तो उस समय तक कोई भी किसी और को कंट्रोल नहीं करना चाहता था। बट वहां पर क्या आ जाता है, वहां पर आ जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंग्लैंड के जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके रिच होते जाते हैं, पावरफुल होते जाते हैं। सबसे पहले पावर का वो इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश पार्लियामेंट से, और जो मोनार्की है उससे पावर को क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। अब से जो मोनार्की है वो सिर्फ नाम और निशान की रह जाएगी, बाकी उनके पास कोई पावर नहीं रहेगी। और अगर हम बात करें, थोड़े बहुत और पावरफुल होते हैं। 1707 में वो क्या करते हैं, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को क्या करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं और क्या बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम। आप जो यूके कहते हैं उसके अंदर कौन आता है, इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है और स्कॉटलैंड आ जाता है। जब जो इंग्लैंड के लोग रहते हैं वो वेल्दियर बहुत ज्यादा रहते हैं, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा पावरफुल रहते हैं, तो स्कॉटलैंड में कुछ लोग क्या करना चाहते हैं, अपनी कंट्री को बचाना चाहते हैं, बट स्कॉटलैंड के लोगों को क्या कर दिया जाता है, ओवर पावर कर दिया जाता है। जब स्कॉटलैंड क्या कर जाता है, इंग्लैंड के कंट्रोल में आ जाता है, उस समय इंग्लैंड के लोग क्या करते हैं, अपने कुछ पर्टिकुलर पैसों की मदद से आयरलैंड के अंदर जो प्रोटेस्टेंट थे उनकी हेल्प करते हैं, प्रोटेस्टेंट को पावरफुल बनाते हैं। और अगर हम ध्यान दें, कुछ समय बाद आयरलैंड को 1801 में क्या कर दिया जाता है, उनके साथ जोड़ लिया जाता है। बट अगर हम ध्यान दें, आयरलैंड में कुछ पर्टिकुलर लोग थे जो कि कैथोलिक थे, जो कि क्या करना नहीं चाहते थे, प्रोटेस्टेंट के साथ नहीं रहना चाहते थे, तो वो अपने आप को लेटर ऑन क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, एक सेपरेट आयरलैंड बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ पर्टिकुलर आयरलैंड, जो आयरलैंड है वहां पर रहने वाले लोग क्या करते हैं, इंग्लैंड की टीम से खेलते हैं। क्यों खेल पाते हैं, क्योंकि वहां पर वो अपने आप को एक पर्टिकुलर कंट्री बना लेता है। तो बाकी सारी कंट्री जहां पर लड़ झगड़ कर क्या करती है, अपने आप को यूनिफाई करती है। ब्रिटेन के लोग ज्यादा चालाक होने के कारण क्या करते हैं, केवल और केवल पेपर पे लिख के बोल देते हैं स्कॉटलैंड अब हमारा हिस्सा है, आयरलैंड अब हमारा हिस्सा हो जाता है। अब चैप्टर का आखिरी पार्ट, अब यहां तक अगर आप आ गए हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है और बताना है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी। किसी भी तरीके के इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आ जाते हैं एलिगरी पे। जिस तरीके से हमारी भारत माता को हम क्या करते हैं, हमारे देश का प्रतीक मानते हैं, उस समय जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी सोचा कि हम फीमेल एलिगरी बनाएंगे जो कि हमारी कंट्री को क्या करने वाली है, रिप्रेजेंट करने वाली। तो जर्मनी में किसको बनाया जाता है, जर्मेनिया को बनाया जाता है, फ्रांस
में किसको बनाया जाता है, मेरियाने को बनाया जाता है, जो कि क्या करती है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। इनको अलग अलग तरीके के कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि वो डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट कर सके। जैसे हमारी भारत माता के हाथ में हम त्रिशूल देखते हैं, भारत का झंडा देखते हैं, सिमिलर वहां पर क्या करा जाता है, ओक लीफ, जो कि ब्रेवरी को शो करती है। फिर अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह, उनके हाथ में क्या कर दिया जाता है, कुछ पेपर रख दिए जाते हैं जो कि क्या करती है, लिबर्टी और फ्रीडम को शो करती है, इक्वालिटी को शो करती है। इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। बट अगर हम बात करें, अब ये सारे देश आजाद हो जाते हैं, इसके बाद इनको लगने लगता है कि हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेस है वो हमारे लिए बराबर नहीं है। तो यहां पर दौर शुरू होता है इंपीरियलिज्म का। किसका शुरू होता है, इंपीरियलिज्म का। इंपीरियलिज्म कुछ और नहीं, इंपीरियलिज्म वो रहती है जब बड़े नेशन क्या करते हैं, दूसरे नेशन को अपने पावर, अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, अपने पावर में लाना चाहते हैं। जैसे ब्रिटेन क्या करता है, भारत पर कॉलोनी बनाता है, ब्रिटेन इसके अलावा पूरा यूरोप क्या करता है, अफ्रीका को कंट्रोल करता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी जो इंपीरियलिस्ट पावर रहती है उनको बढ़ाते हैं। बाल्कन रीजन में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, क्योंकि ऑटमन एम्पायर उस समय तक बहुत ज्यादा कम पावरफुल बचा था, जिसके कारण वो लोग क्या करते हैं, उस जगह को कंट्रोल करते हैं। और पहला जो वर्ल्ड वॉर है वो इसी इंपीरियलिज्म के कारण होता है। अगर ये सारी कंट्रीज क्या नहीं करती, अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड नहीं करना चाहती, छोटी कंट्रीज को अपने कंट्रोल में नहीं लाना चाहती, तो शायद हम क्या कर पाते, एक अच्छा विश्व देख पाते, एक अच्छा वर्ल्ड देख पाते। बट हम क्या करते हैं, इसी टेरिटरी कंट्रोल के कारण, टेरिटरी को इंक्रीज करने के कारण काफी ज्यादा वॉर को देख लेते हैं। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।